अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ना है कि फ़र्टिलाइज़र्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं, फिर आगे टाइप्स की मज़ीद आगे टाइप्स पढ़ेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं और यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फर्टिलाइज़र्स के। फर्टिलाइज़र्स कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ में और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में। तो इन सब्सटेंसेस के अंदर ऐसा क्या होता है, इन सब्सटेंसेस के अंदर ऐसे एसेंशियल प्लांट एलिमेंट्स या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इस सब्सटेंसेस को हम जब ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ये हम प्लांट्स को देते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है और इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। टाइप्स इनकी देखें तो फर्टिलाइज़र्स इनके सोर्स की बेस पे कि कहाँ से फर्टिलाइज़र्स बन रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इस बेस पे इसकी दो टाइप्स होती हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की आगे मज़ीद टाइप्स हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। तो पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो होती हैं जो केमिकल मीन्स से आती हैं। ठीक है, इनको हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं, जो केमिकल मीन से आ रही हैं, मतलब नेचुरल सोर्सेज से नहीं आ रही हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब इनके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर मज़ीद दो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स, मिक्स फर्टिलाइज़र्स और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स। पहले हम देखते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स वो फर्टिलाइज़र्स होती हैं जिसके अंदर इन तीनों में से, ये जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने बात की थी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों में से कोई एक न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, इसमें कोई एक न्यूट्रिएंट होता है, या नाइट्रोजन होगा या फॉस्फोरस और या फिर पोटेशियम। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। कंपाउंड या मिक्स्ड फर्टिलाइज़र्स वो होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम कंपाउंड फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं और मिक्स फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं। मिक्स फर्टिलाइज़र्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंपली मिक्सिंग से जो है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सिंपली मैकेनिकली मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम मिक्स फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स के अंदर दो या तीन जो भी प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, दो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। कंपाउंड या मिक्स फर्टिलाइजर्स के अंदर फिजिकल था और इसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, ये इन दोनों में डिफरेंस है और ये ग्रैनुलर फॉर्म में होती हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें तो डायमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट्स और अमोनियम फॉस्फेट। अच्छा, अब यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहली चीज़ ये कि ये सॉल्युबल हैं और प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जब हम इसको प्लांट को देते हैं तो प्लांट इसको इजीली यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है और फास्ट होता है। ठीक है, इसको जब हम अप्लाई करते हैं जल्दी से अपना काम दिखा देती हैं। दूसरी बात यह कि इसकी प्राइस बहुत कम होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के लिहाज से देखा जाए तो प्राइस इसकी कम होती है। उसके अलावा इसलिए जो है, मतलब ये ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी और हर तरह से ये बेहतर होती है। ठीक है, और इसलिए जो है ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो इसकी बहुत स्मॉल अमाउंट यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं फर्टिलाइज़र ये अप्लाई करनी पड़ती, बहुत थोड़ी सी ये यूज़ होती है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। डिसएडवांटेजेस इसके देखें तो ये क्या है कि ये जो हैं वहाँ सॉइल से स्केप जब करती हैं सेवरल रीजंस की वजह से, तो ये क्या करती हैं, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देती हैं, लेक्स को जो हैं वो पोल्यूटेड कर देती हैं और रिवर्स को, रन ऑफ वगैरह से जो है ये आगे रिवर्स वगैरह में भी आ जाती हैं। उसके अलावा सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको भी ये किल कर देती हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको भी कम कर देती हैं। इस तरह से जब ये बैक्टीरिया वगैरह कम जो हैं वो कम हो जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। उसके अलावा इसको अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो सॉइल की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, सॉइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। फिर हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की हमने क्या क्या पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो फर्टिलाइज़र्स होती हैं जो नेचुरल सोर्सेज से आ रही हैं। ठीक है, ऐसी मटेरियल से आ रही हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं।
अब इसके अंदर भी वही वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करेंगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह। नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये यहाँ तो ये नेचुरली अक्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर से मटेरियल से आएंगी और यहाँ फिर नेचुरली अक्यूरिंग मिनरल डिपॉजिट से आएंगी। मतलब नेचुरली जो चीज़ प्रेजेंट है वहाँ से जो आ रही हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। अब इनकी टाइप्स हम देखते हैं। एनिमल मैन्योर्स, एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से जो उनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा सीवेज स्लज, जो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होते हैं, म्यूनसिपल सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर जब पानी को फ़िल्टर कर लिया जाता है तो पीछे जो गंद बच जाता है उसको हम स्लज कहते हैं, और वो स्लज जो है वो एज आ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और ये स्लज तीन इस तरह किन फॉर्म्स में हो सकता है, एक्टिवेटेड स्लज, कॉम्पोस्टेड स्लज या लाइम स्टेबलाइज्ड। फिर प्लांट सब्सटेंसेस से भी जो है वो प्लांट सब्सटेंसेस को भी न्यूट्रिएंट्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, ये जो डिकेइंग मैटर वगैरह होता है, ये जो यहाँ जिस तरह छिलके वगैरह होते हैं फलों वगैरह के, सब्जियों वगैरह को, उससे कंपोस्ट बनाया जाता है। और फिर जो मतलब कंपोस्ट बना के जो यानी कि जो कंपोस्ट बनता है ये सारा प्रोसेस करके, तो वो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के एडवांटेजेस देखते हैं। पहली चीज़ ये कि न्यूट्रिएंट्स का मेन सोर्स हैं, और जहाँ पर दोनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, वहाँ पर जो है ये ज़्यादा बेहतर होती हैं, इनको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है वहाँ पर। फिर ये सॉइल का मॉइस्चर रिटेंशन इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज़ करती हैं, लीचिंग से बचाती हैं न्यूट्रिएंट्स को। उसके अलावा ये जो है ये सॉइल की लाइफ को इंक्रीज़ करती हैं, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, और ज़्यादा देर तक सॉइल जो है वो प्रोडक्टिव रह सकती है इसकी वजह से। जैसे हमने पीछे वाली में पढ़ा था कि उसकी वजह से जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाती है, सॉइल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है। फिर उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो जैसे लास्ट वाले में क्या था, बैक्टीरिया वगैरह किल हो रहे थे, जबकि इसने क्या करना है, इसने ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करके उन सॉइल ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में मदद देना है, उनका जो वो उसमें जो है वो इंक्रीज़ आएगा इनकी वजह से, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, फ़ायदे हो गए। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली चीज़ ये कि ये इनको ये मिलती बहुत मुश्किल से हैं। फिर उसके अलावा न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें कम होता है, मतलब ये कि इसको हमें ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा महंगी भी होती हैं, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी जिस तरह वो दूसरी वाली करी थी ऐसे ये भी न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करती हैं सराउंडिंग्स में, जैसे कि लोकल स्ट्रीम्स, रिवर्स वगैरह में, और वहाँ जाकर ये पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं, यूट्रोफिकेशन वगैरह कॉज कर सकती हैं। यूजेस क्या होते हैं इसके फर्टिलाइज़र्स के, पहली चीज़ ये कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स की यील्ड ज़्यादा कर रही हैं, हमें ज़्यादा क्रॉप्स मिल रही हैं इसकी वजह से, ठीक है। जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र्स हैं उसको हम लॉन्स के अंदर ग्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये सॉइल का टेक्सचर और फर्टिलिटी को बेहतर करती हैं। कौन सी वाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स सॉइल का टेक्सचर और फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रही हैं। उसके अलावा जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं, जो गमलों वगैरह में प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड अप्लाई, हम इजीली इनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इसके लिए ख़ास मेथड्स नहीं चाहिए होते इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फॉर सप्लाइंग अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट वी कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नेचर, यानी कि जैसे हमने स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की हमने बात की थी जिसमें अगर हमने कहा कि जिसमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। अगर हमें कहीं पे सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए तो हम स्ट्रेट फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन वाली, और इसके अलावा अगर हमें फॉस्फोरस चाहिए तो हम स्ट्रेट फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस वाली। स्पेसिफिक हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए। उसके अलावा ये हैं वाटर सोल्युबल होते हैं, इसलिए इजीली जो सॉइल में डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, और इजीली प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर क्रॉप्स पे इनका बहुत ज़्यादा रैपिड इफेक्ट होता है। उसके अलावा यानी कि जल्दी से ये इफेक्ट करती हैं और क्रॉप की यील्ड्स को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब क्रॉप की यील्ड इंक्रीज़ होगी, क्रॉप ज़्यादा बनेंगी, फसलें ज़्यादा होंगी, तो उसकी वजह से क्या है कि जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितनी ज़्यादा क्रॉप्स होंगी उतनी बेहतर तरीके से जो है वो हम खा सकेंगे, ठीक है, सबको खाना मिल जाएगा अगर क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगी। उसके अलावा दे आर प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल।
नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो चीज़ ये कि ये एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। और इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स होती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं स्किन के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ज़्यादा इनको यूज़ किया जाए एक तो सॉइल फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करती हैं और प्लांट्स को भी डैमेज करती हैं, प्लांट्स को भी ख़राब करती हैं। और अगर ये प्लांट्स को इतना डैमेज ना भी करे तो उन प्लांट्स को जो लोग जो चीज़ें कंज्यूम करेंगे जैसे एनिमल्स वगैरह या ह्यूमन वगैरह, तो उनको भी ये नुकसान पहुँचाएंगी, ठीक है। लीचिंग होती है इसकी वजह से, तो फर्टिलाइज़र जो है रिवर्स वगैरह में चली जाती हैं और वहाँ पर यूट्रोफिकेशन कॉज करती हैं, वहाँ पर एलजी की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो एक्वेटिक लाइफ जो है उसको भी नुकसान पहुँचता है। ज़्यादा टाइम इनको यूज़ किया जाए तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। होता क्या है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है, मतलब जो माइक्रोब्स वगैरह सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सॉइल के पीएच को भी डिस्टर्ब कर देती है। तो ये सारा था हमारा फर्टिलाइज़र्स का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो आ रही थी नेचुरल सोर्सेज से जो नहीं आ रही, ठीक है, जो केमिकल सोर्सेज से आ रही हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र जिसमें कोई एक न्यूट्रिएंट होगा, मिक्स फर्टिलाइज़र जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा होंगे लेकिन वो फिजिकली मिक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा होंगे लेकिन वो आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ होगा उनके। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो नेचुरल सोर्सेज से आ रही हैं, ठीक है। इसमें से हमने इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े और उसके बाद हमने यूजेस पढ़ लिए फर्टिलाइज़र्स के, और उसके अलावा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसके अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।